और आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्री के बारे में साथियों। और ज्योमेट्री के अंदर ये होने वाली आप लोगों की सेकंड क्लास है, यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की ये क्लास कौन सी है साथियों? सेकंड क्लास है आप लोगों की, सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर पहला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी फर्स्ट क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है। साथ में उसको अच्छे से डिटेल के साथ समझा दिया गया है किस प्रकार से लाइन होती है, और फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो आप लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़ा, पॉइंट क्या होता है आप लोग समझ लें, पॉइंट के बारे में क्या होता है। सेकेंड चीज होती है लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है साथियों? तो लाइन के बारे में बेसिक में एक ही चीज़ बताऊंगा पॉइंट के बारे में, कि छोटी सी अति सूक्ष्म चीज पॉइंट कहलाती है। आप लोग यही कहो जिसकी ना तो त्रिज्या होती है, एक ऐसा वृत्त त्रिज्या ही वृत्त है जिसमें ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता है, वो पॉइंट है भाई, छोटा सा, इसलिए पॉइंट है। रिकैप करवा देता हूँ पुरानी वाली वीडियो पर। लाइन क्या होती है? अनियमित और असंख्य पॉइंटों से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। आप सिंपल सी बात कह सकते हो, ठीक है, जिसकी लंबाई होती है मगर चौड़ाई वड़ाई कुछ होती नहीं है, और इसकी लंबाई भी अनंत होती है। लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कितनी लंबाई हो सकती है, मगर अगर लाइन का एक टुकड़ा निकाल दिया जाए तो आप उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आप लोग समझ लीजिए सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? कोई लाइन है, आपने एक लाइन ड्रॉ किया और उसके अंदर से दो टुकड़ा निकाल दिया ए बी, दैट इज अ लाइन कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। साथ में चौथी बात क्या करते हैं अपन लोग, लाइन सेगमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज आती है इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से देखने को मिले, वो रहती है रे। रे आमतौर पर आप लोग इसका अध्ययन कहाँ पर करोगे? ऑप्टिक्स के अंदर, फिजिक्स में आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। यानी कि इसका एक बिंदु होता है, एक छोर होता है जिसकी समाप्ति होती है और दूसरे छोर के बारे में पता नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, ना जाने कहाँ जाएगी ये किरण। किरण का ठिकाना नहीं है और ना ही किरण का थोड़ा सा ठिकाना लगा सकते हैं, लेकिन लाइन यानी कि रेखा के बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं भाई, ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद समांतर रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, आप लोगों को डिटेल में समझा दिया गया था। फिर इसके बाद संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं, उनसे संबंधित दो तीन प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने देखने को मिली। तो अब ये आप लोगों को बेसिक के साथ समझा दिया गया है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्लास को लें, उसके बाद सेकंड क्लास को लें। तो इस तरह से आप लोगों की ये अब सेकंड क्लास के बारे में बात कर लेते हैं साथ। इस क्लास के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंगल के बारे में साथियों, यानी कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप लोग लिख लीजिए टाइप ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया और अच्छे से कॉपी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोग जब आप 10वीं में पढ़ते थे इस प्रकार का एक चारा, यानी कि इसको डी बोलते थे। डी क्यों बोलते हैं? इसकी आकृति डी के जैसी होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता था और यहाँ से 180 तक जाता था। इसी प्रकार से कभी तो इधर से 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पर 180 तक जाता था, और बीच में आप लोगों को 90 डिग्री देखने को मिलती है। हाँ, तो ये डी होता है, यानी कि इसको चांदा बोला जाता है। तो आप डी के हिसाब से देखें किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो अपन लोग समझा, तीनों को मैं कंपेयर करके समझा रहा हूँ, और अगर आप लोग एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप लोगों को ज्योमेट्री का जो बेसिक आप लोगों ने कवर कर लिया, तो आप लोगों को आगे चल के ज्योमेट्री में कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपके पास आता है न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण, तो जैसे न्यून कोण का मतलब क्या होता है? छोटा कोण, सिंपल सी बात है न्यून कोण। समकोण क्या होता है? वो भी आप लोग समकोण, समकोण।
और तीसरे नंबर का जो कोण होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपने 9वीं 10वीं में अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप लोग समझते हैं साथ। तो न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और समकोण को बोला था राइट एंगल, और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो न्यून कोण क्या होता है साथियों? न्यून कोण के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लें, जिसमें एक कोण किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जो कोण है थीटा उसकी वैल्यू 0 और 90 से छोटी है। आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री से बड़ी है लेकिन वह 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ऐसा उससे छोटी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण है भाई साहब। जैसे कि मैंने बोला 89 डिग्री, तो आप लोग इसे समकोण बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते सर। इसमें अगर एक और होता ना तो मैं इसको समकोण बोलता। मैंने कहा 89.59 डिग्री मिनट के बराबर, डिग्री के मिनट। तो ये क्या है? अभी भी सर ये 1 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री के कारण ये समकोण नहीं हो पाया, मगर ये न्यून कोण कहलाएगा। इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। आप लोग इस प्रॉपर्टी को समझें, यानी कि एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आप लोग इसको जानते जाएं। आप लोग टाइप ऑफ एंगल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई लोग अब बात कर लेते हैं समकोण के बारे में। भाई समकोण के बारे में तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा रहा है कि इसमें जो एंगल की जो कोण रहता है उसका मान 90 डिग्री फिक्स होगा। भाई ये 90 डिग्री है तो समकोण है, जबकि अधिक कोण में आप लोगों को इस प्रकार का एंगल देखने को मिलेगा। लेकिन ये एंगल यहाँ से बन रहा है, थीटा की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी भाई? 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम देखने को मिलनी चाहिए, तभी आप लोग थीटा को बोल सकते हैं। थीटा अपने पास 90 डिग्री और 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये क्या कहलाए? अधिक कोण, यानी कि इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। और इस प्रकार से एक और एंगल देखने को मिलता है जिसे स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण, सरल कोण यानी कि 180 द्विजु रेखीय भी बोल सकते हो। द्विजु रेखीय कोण, द्विजु रेखीय कोण या फिर सरल कोण। सरल कोण यानी कि 180 डिग्री का एक सीधी रेखा में बनेगा तो उसे सरल कोण बोला जा सकता है। द्विजु रेखीय, सरल कोण, स्ट्रेट कोण, सीधा कोण। तो आप लोग इसे जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो आप लोग सरल कोण बोल सकते हैं। तो ये बेसिक था। और अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और पूरक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। चलो अब शुरू कर लेते हैं अपने एंगल के रूम। एंगल के रूम में आप लोगों को अब छोटी सी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। यानी पूरक कोण से क्या से आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आप लोग समझिए पूरक कोण यानी कि जब दो भाई थे, उन्होंने देखा कि हम लोग समकोण के बराबर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि दो इकट्ठे होके 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, दैट इज द पूरक कोण। आप पूरक कोण बोल सकते हैं। मगर पूरक कोण होने के लिए आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या एक कोण पॉजिटिव हो सकता है, एक कोण नेगेटिव हो सकता है? नहीं,
क्योंकि जो कोण रहता है वो हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। आप लोग ऋणात्मक के ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, सर मैंने कहा 180 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और दूसरा -60 का बन रहा है, क्या ये उसके बाद बता के आप लोग या फिर 120 यहाँ पर 120 था, तो आप लोगों ने कहा ये 60 डिग्री, मगर दूसरा कोण माइनस में हो ही नहीं सकता है। आप लोग इस चीज़ का अंदाजा मत लगाइए, ऐसे उल्टे ख्यालों को मत लेके आइए। आप लोग सिंपल सा ये देखें कि जो कोण रहता है कोण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जब दो कोणों का योग, तो इसमें परिभाषा देख लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो आप लोग इसे पूरक कोण कहेंगे। ये आप क्या कहलाएगा, पूरक कोण। ये दोनों के दोनों पूरक है। अब समझ में आया अच्छे से। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस कोणों को पूरक कोण कहेंगे। तो पूरक कोण किस तरह से, देखो आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये और ये और ये थीटा एंगल है। इस प्रकार से यहाँ पर एक एंगल E बन रहा है और इस प्रकार से एंगल, और यहाँ पर एंगल B बन रहा है। कहाँ से, ऊपर से। ये क्या बना, एंगल B। तो अपन ने देखा एंगल A और एंगल B का मान 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का बन रहा है, समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री, यानी कि एंगल B। अगर यहाँ से अपने पास एक कोण दे रखा हो और एग्जामिनर बोले ये पूरक कोण है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में एंगल A बराबर एंगल 90 डिग्री, एंगल तो बराबर 90 डिग्री का बन रहा है, माइनस एंगल B। तो इसमें से इसको घुमाकर इस प्रकार से पूरक कोण की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दूसरी चीज रहती है समपूरक कोण। आप लोगों को ऐसे लाइन खींच के समझाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा था, एंगल बराबर। अब दूसरी बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो चुका है। अब दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है संपूरक कोण। संपूरक कोण के बारे में, संपूरक जब दो कोणों का योग, किस प्रकार से, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसकी परिभाषा है, जब दो कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री, आप लोग इसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या ऐसी कंडीशन में आप लोग किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अपन ने देखा संपूरक कोण 180 डिग्री कैसे बनता है, एक डिग्री रेखीय कोण या फिर स्ट्रेट एंगल या फिर सरल एंगल, सरल कोण। तो आप लोगों ने देखा एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है सर। इस प्रकार से एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा और दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो आप लोगों ने देखा ये एंगल आप लोगों को नीचे से सीधी रेखा देगा, ये थीटा बन रहा है और अल्फा बन रहा है, अल्फा बीटा से, और ये एंगल बीटा बन रहा है यहाँ से। अपन ने देखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने पास 180, और ऐसी स्थिति में आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 में से बीटा को बढ़ा दें तो ये अपने पास क्या मिलेगा, संपूर्ण कोण देखने को मिलेगा। तो आप लोग अब इसका एक्सप्लेन करते हैं सब। अपन ने देखा कि एक कोण 10 डिग्री का है और दो कोण है आपस में संपूर्णक हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कोण 10 डिग्री का है तो दूसरा कोण ज्ञात है। तो कोण कैसा दे रखा है, संपूरक दे रखा है, संपूरक दे रखा है। पहला कोण कितने का है, 80 डिग्री का, 10 डिग्री का, 10 डिग्री से भी कम कर सकते हैं। तो ये संपूरक है, तो दूसरा कोण यानी कि बीटा आपको ज्ञात है। तो आप क्या कहोगे, 180 में से 10 घटा दो, 170 डिग्री। अगर ये पूरक हो तो पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो 90 माइनस 10, तो थीटा है अपने पास यहाँ पर भी कितना का जाएगा, 10 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में से आप 180 में से 10 लगाओगे, मगर यहाँ पर संपूरक नहीं बोला है, पूरक बोला है।
आप लोग समझो, अगर सम लगाए तो आपको डबल कर देना, पूरक अकेला है तो 90 डिग्री है, सम पूरक है तो ध्यान रखना आप कभी कभार इस टर्मिनोलॉजी में हो सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल आपका स्कोर गिरा सकता है और कुछ लेसन को रोक सकता है, क्योंकि ये 90 में से घटाना होगा। 90 में से अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरा एक टेबल के साथ समझाऊंगा, एक टेबल के द्वारा आप लोग समझने की कोशिश करें। और देखो, अगर थीटा एंगल आप लोगों को दे रखा है और दूसरी तरफ आप लोगों को एक संपूर्ण कोण दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा कोण क्या होता है सर? आप लोगों ने कहा 90 माइनस थीटा, और संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण में सम लगा हुआ है, डबल कर दो 90 का, संपूर्ण कोण, संपूर्ण में 180 माइनस थीटा। अगर मैंने कहा थीटा का मान 10 डिग्री है और वह पूरा कोण है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस 10 कितना आया सर? 80। संपूर्ण कितना हो जाएगा? 180 में से 10 घटा देंगे 170। समझते जाइए अच्छे से, और मैं पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर गलती हो तो उसको माफ़ करते जाएँ, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है और पहली बार मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये थीटा का मान 40 डिग्री दे रखा है तो दूसरा कोण क्या देगा? जब तक एग्जामिनर बोल ना दे कि दोनों को आपस में संपूरक या फिर पूरक, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे कोण के बारे में बोल ही नहीं सकते। जैसे कि उन्होंने कहा एक कोण का मान 40 डिग्री है और दोनों आपस में पूरक, तो मैं 90 में से 40 घटा के 50 आंसर बता सकता हूँ। तो जबकि उसने कहा पूरक के बदले में संपूरक है, तो मैं 180 में से 40 घटा के 140 आंसर आप लोगों को दे, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा हो, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 90 में से जैसे 90 माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री। अब यहाँ पर 180 में से आप लोग 60 घटाएं तो कितना आया? 120। इस प्रकार से पूरा का संपूर्ण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने का एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊँगा। चल, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आने वाली है, और मैं आप लोगों को सेकंड यानी कि सेकंड अपने पास एक कोण थे, टाइप्स ऑफ एंगल, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कोणों से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। इसको निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा आप लोग उसको रिवाइज करें, और अच्छे से रिवाइज करें, तो मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ओके, अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि सीधे साथ दोनों सीरीज विमुख कोण नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए, इस तरह से सीरीज विमुख कोण लेने जब एक्स प्रकार की कोई कंडीशन बना देगी, तो ये दो रेखाएं आपस में दूसरे को काट रही हैं, उसे आप गोली मारिए, मगर यहाँ पर कोण कैसे मिलेंगे सीरीज विमुख कोण में? जैसे कि एक ए बी और ये सी और एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि ये एंगल हमेशा, ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर है। आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों ने तो ये शीर्षा में एक्स प्रकार की कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि आकृति देखने को मिल रही है, तो ये कोण ये वाला एंगल आपस में बराबर है, यानी कि ये थीटा है, तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। मगर इसी प्रकार से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसको थीटा मान लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इस प्रकार के बराबर होगा। मगर अब देख लेते हैं, अब इसे लिखने का तरीका और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है ओ ए, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के बराबर, एंगल बी ओ
डी के बराबर जो अपन ने माना। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, शीर्षा दोनों कोण हो जाएगा। आप लोग ये ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई निशान है और ये कोई आकृति है, इन दोनों के जो शीर्ष है आपस में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो ये एंगल आपको शीर्षा दोनों कोण कहलाएंगे। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये जो बचा हुआ एरिया ये इसके बराबर है। समझ में आया? और इसी प्रकार से ये एंगल के बारे में लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी, यहाँ पर लिखें एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए और डी के बराबर, एंगल ए ओ डी के बराबर, जो अपन लोग बीटा माना। समझ में आया? और आप लोग और समझने का कोशिश कर लीजिए और मैं स्पीड। तो ये आप लोगों के पास सब लोग कौन है। अब आगे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। आसन्न कोण, आसन्न कोण इसकी कुछ कंडीशन रहती है, एडजेसेंट बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। तो दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे, इसके लिए कंडीशन होती है। कब कहलाएंगे आप लोग समझ लीजिए, ये बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल, शॉर्टकट। जब क्या होता है उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, आप लोगों ने देखा इस प्रकार से आप इसमें जो शीर्ष ये वाला उनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष क्या है? जब उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो मतलब एक दूसरे से टिक, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष। पहली कंडीशन क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। आप लोगों ने देखा देखो इस प्रकार, देखो शीर्ष को आप इस प्रकार से देखो। आपने अभी तो मैंने बोला था शीर्ष, आप लोगों को शीर्ष में क्या किया था, ये शीर्ष है। आप दोनों मतलब अपोजिट एंगल ऐसे जो शीर्ष है आप उसमें यहाँ पर मिल रहा है, मगर इस वाली कंडीशन में वो ये बोल रहा है दोनों के शीर्ष कॉमन होने चाहिए, शीर्ष दोनों के एक ही जगह पर मिले, कॉमन है। इस प्रकार की आकृति आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें से कम एक होगा भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ क्या है? और ये कॉमन, कॉमन यानी कि दोनों की एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, उनमें एक आदमी कॉमन है, ये आपके पास उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बजाओ। ठीक है, उनमें से उनको दो भुजाएं उभयनिष्ठ होगी। भुजा एक भुजा दूसरी को दूसरी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के एक और एक भुजा इधर दूसरी। तो ये क्या कहलाएंगे? तभी ये आसन्न कोण। आसन्न कोण की कंडीशन क्या होती है? दो कोण आपस में आसन्न कोण कब कहलाएंगे? उन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष व भुजा दोनों, मगर विपरीत वो होनी चाहिए दोनों को, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। किसके? उभयनिष्ठ भुजा। अगर आप लोगों से ये कह दिया जाए कि इस प्रकार का कोई एंगल देखने को मिल रहा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा है कौन सी वाली? मगर यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का शीर्ष एक है भाई, उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों का कॉमन शीर्ष है भाई। मगर एक कंडीशन तो फॉलो हो, मगर सेकंड कंडीशन की बात करें इसमें तो क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा भी कॉमन है भाई, ये कंडीशन भी फॉलो हो। मगर तीसरी क्या होती है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होने चाहिए। यहाँ पर विपरीत नहीं है, इधर भी एक एंगल है, इधर भी एंगल है। तो ऐसी स्थिति में ये आसन्न कोण होंगे क्या? नहीं होंगे सर, आसन्न कोण नहीं। तो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आप लोग कमेंट में करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को काफ़ी करिए, दीवार पर उसमें अपना सिर देने का प्रयत्न करें, मारे ये मैं उभयनिष्ठ भुजा के बारे में इस प्रकार से ये आसन को नहीं हुआ, ये आसन को आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं अपन लोग सेकंड कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को ये भी हो रहा है तो बता दीजिएगा, और अगर कम हो रहा है तो भी बता देंगे, हम क्लास नहीं करूँगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ क्या क्या है।
2। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, रैखिक युग्म के बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर, रैखिक। चलो, क्लास लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं आप लोगों से माफी चाहूँगा। कल से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे रैखिक युग्म से, और रैखिक युग्म के बाद से जो क्लास आएगी आप लोग समझेंगे, और फिर इसके बाद स्टार्ट होगी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। और कल अपन इस एंगल के जो थोड़ी वाला कॉन्सेप्ट था उसको पूरा कर लेंगे, डायरेक्ट एंगल वगैरह ये सब, और एंगल को निकालने का तरीका भी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, फिर इसके बाद ये 3 क्लास के अंतर्गत हो जाएगा। तीसरी क्लास शायद 1.5 घंटे की क्यों ना हो, उसके अंतर्गत अपन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।